हेलो एवरीवन। तो एक टॉपिक पढ़ते हैं, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक, तो इससे पहले एक चीज़ सीखते हैं कि हमारे पास में जो विलियन होता है, विलियन क्या होता है। ठीक है, विलियन जो होता है, विलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो विलय और दूसरा होता है विलायक। विलायक, ठीक है। विलियन सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है, सोल्यूट और प्लस सोलवेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास में कोई विलियन है, उसमें सोल्यूट और सोलवेंट, विलय और विलायक के कितने कितने मोल, उसमें मोलों का कितना फ्रैक्शन उसमें प्रेजेंट है, इस सब को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल प्रभाज से, मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, देखते हैं जरा डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि किसी विलय या विलायक का मोल प्रभाज उसके मोल, किसके, अगर विलय की बात कर रहे हैं तो विलय के मोल, अगर विलायक की बात करेंगे तो विलायक के मोल। तो किसी विलय या विलायक का मोल प्रभाज उसके मोल तथा कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माना विलय के मोलों की संख्या n1, जो हमारे पास में सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन है, उसमें कौन कौन प्रेजेंट है, एक तो विलय प्रेजेंट है और एक विलायक प्रेजेंट है। तो हमने माना जो विलय के मोलों की संख्या है वो n1 है और विलायक के मोलों की संख्या n2 है। ठीक है, तब विलय का मोल प्रभाज क्या होगा। डेफिनेशन क्या कहती है, किसी विलय या विलायक का मोल प्रभाज उसके मोल, अगर विलय की बात कर रहे हैं तो विलय के मोल, तो यहाँ पर हम विलय का मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं, तो विलय के मोल कितने, n1, तो विलय के मोल डिवाइड बाई कुल मोल। पूरे सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है, एक तो विलय और एक विलायक, तो इसके मोल कितने, n1, इसके मोल n2, तो कुल मोल कितना हो गया, n1 जमा n2। तो यही तो है कि तब विलय का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, x1 बराबर n1 डिवाइड बाई n1 जमा n2। ठीक है, उसके बाद अगर विलायक के मोल प्रभाज की बात करें, विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, उसको हमने x2 से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो विलायक के मोल हमने कितने माना है, n2। ठीक है, तो n2 डिवाइड बाई कुल मोल, उसके मोल किसके, अगर विलायक की बात कर रहे हैं तो विलायक के मोल डिवाइड बाई कुल मोल का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर विलय और विलायक के मोल प्रभाज को अगर ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कि अगर हमें दोनों में से किसी भी एक का मोल प्रभाज दिया हुआ है तो हम दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो विलायक का मोल प्रभाज दिया है तो 1 में से माइनस कर देंगे और x1 विलय का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं, जो मोल होता है ना, मोल कैसे, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं n से। मोल का फॉर्मूला होता है पदार्थ की गिवन मात्रा, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, पदार्थ की दी हुई मात्रा डिवाइड बाई पदार्थ का अनुभार। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हमने छोटा w माना और इसको m माना, तो क्या कर सकते हैं, w डिवाइड बाई m से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये होता है। ठीक है, कि मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, हमने इसका मोल प्रभाज फाइंड करना है। यदि जलीय विलयन में C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखो, अगर कोई हमारे पास में सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बना है, एक तो किस से, सोल्यूट से प्लस सोलवेंट से। अब देखो, जो कम मात्रा में होता है वो होता है सोल्यूट, मतलब विलय, और जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं विलायक। तो 20% द्रव्यमान किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये किसका काम करेगा, विलय का काम करेगा। तो हमने माना विलयन का द्रव्यमान
क्योंकि द्रव्यमान की बात करी जा रही है तो द्रव्यमान को मेजर करते हैं ग्राम में। तो हमने माना जो विलियन का द्रव्यमान है, या पूरा विलियन कितना था, 100% था। अगर इसको द्रव्यमान में माने तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, विलियन का द्रव्यमान। अब ये विलियन किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक तो बना है सोल्यूट से, विलय से, और एक बना है सोलवेंट से। तो सोल्यूट की परसेंटेज की मात्रा कितनी दी हुई है, द्रव्यमान के मात्रा कितनी दी हुई है, 20%। तो सोल्यूट कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो लिखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा, इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा, या इथाइलिन ग्लाइकोल ही कौन है, विलय, इसको विलय भी बोल सकते हैं। तो विलय की मात्रा मैंने माना इसको W1 माना मैंने इसको। तो क्या कर सकते हैं भाई, इसको कितनी दी हुई है मात्रा, 20%। इसका मतलब द्रव्यमान दिया है तो 20 ग्राम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तब विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, देखो टोटल था हमारा विलियन 100, अगर उस 100 में से हम 20 ग्राम माइनस कर देते हैं तो अब कौन बचेगा हमारा, हमने इसमें से विलय घटा दिया, बचा कौन, विलायक, कितना, 80 ग्राम। तो हमने इसको माना W2। तो विलायक कितना हुआ, W2। और विलायक कौन है, जल, कहा गया है ना क्वेश्चन में, जलीय विलियन, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों, हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के मोल फाइंड करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल और जल का मोल, दोनों का मोल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इथाइलिन, देखो मोल फाइंड करने के लिए अणुभार की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई जो जल है, जल क्या है, विलायक, तो जल का H2O का अणुभार फाइंड करते हैं। H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, देखो 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, प्लस ऑक्सीजन 1 है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, यही होता है ना, H1 और ऑक्सीजन 16, यही होता है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हमने इसको माना M2, ठीक। अभी यहाँ पर हम इथाइलिन ग्लाइकोल का अणुभार फाइंड कर लेते हैं। C क्या फॉर्मूला होता है, C2H6O2, इथाइलिन ग्लाइकोल का अणुभार हमने इसको माना M1 बराबर कितना, 2 कार्बन है और एक कार्बन का होता है 12, ठीक है। तो 2 कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु भार 12, प्लस 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1, प्लस ऑक्सीजन 2 है और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 62, कितनी वैल्यू आएगी, 62, ठीक है, 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है मोल, किसके, विलय के मोल। विलय कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हमने माना विलय इथाइलिन C2H6O2 के मोलों की संख्या हमने माना N1 बराबर कितना, W1 डिवाइड बाई M1। W1 की वैल्यू देखो, W1 की वैल्यू दी हुई है 20 डिवाइड बाई M1 की वैल्यू 62। तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद में वैल्यू आएगी 0.32 मोल, ठीक है। ऐसे ही हम H2O जो कि कौन है, विलायक के मोलों की संख्या हमने माना N2, क्या, W2 डिवाइड बाई M2। W2 की वैल्यू है 80, यहाँ पर क्वेश्चन में 80, और M2 की वैल्यू कितनी आई है, H2O का जो अणुभार है M2 कितना है, 80। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.44, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल कौन है, विलय है, ठीक। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज मैंने माना X1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, X1 विलय के मोल डिवाइड बाई कुल मोल।
तो विलय के मोलों की संख्या तो हमने N1 मानी है, इथाइलिन ग्लाइकोल N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। तो X1 कितना आ गया, N1 की वैल्यू कितनी है भाई, अभी कैलकुलेट करी थी 0.32 डिवाइड बाई 0.32 और N2 की वैल्यू 4.44, ठीक। जब इसको सोल्व करेंगे X1 की वैल्यू आ जाएगी कितना, 0.067, ठीक है। इतना मोल फ्रैक्शन आया है इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है, मोल प्रभाज, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। सपोज करो हमसे वाटर का फाइंड कराने लगते तो X1 जमा X1 प्लस X2 बराबर कितना होता है 1, तो यहीं से हम क्या करते X2 फाइंड करना है, तो X2 बराबर इसको इधर ले जाते माइनस में करके, तो 1 माइनस X1, तो 1 माइनस 0.067 इक्वल टू, जब इसको देख लो कितना आएगा सोल्व करने के बाद में 3, 1 में से जाएंगे 3 और यहाँ पर 3 और 0.933 आ गया, ठीक है। इतना आंसर आएगा, जो विलायक के मोल प्रभाज हैं इतना और विलय के मोल प्रभाज इतना है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल के हैं और ये वाटर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, देखो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है। तो दोनों का मोल प्रभाज हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखो सबसे पहले हमें जल की मात्रा कितनी दी हुई है, जल की मात्रा हमने माना W1 कितना दिया है 72 ग्राम, ठीक है। एक काम और करते हैं, जल का अणुभार फाइंड कर लेते हैं, H2O का अणुभार क्या होगा, देखो 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, ठीक। अभी कहा गया है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो इस मिश्रण में कौन है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। तो इसकी मात्रा कितनी दी है, की मात्रा एथिल अल्कोहल की मात्रा मैंने माना W2, इसको हमने M1 माना, ठीक है। तो ये कितना है भाई, W2 बराबर, देखो जो H2O है, H2O का अणुभार हमने कितना माना, M1 माना, ठीक है। और C2H5OH की मात्रा हमने W2 मानी, कितनी दी हुई है 92 ग्राम, ठीक है। तो C2H5OH का अणुभार भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अणुभार कितना आएगा भाई, हमने माना M2 बराबर कितना, देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है और एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ठीक है। तो 2 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 5 और 1 6, तो 6 और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 प्लस ऑक्सीजन 1 और एक ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाती है, अगर इसको सोल्व करेंगे 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 बराबर 46 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। इतनी आ गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब हमें इन दोनों के मोल बनाने हैं। तो जल के मोल कितने आ जाएंगे, देखो जल के मोल हमने माना N1 बराबर कितना, W1 डिवाइड बाई M1, भाई पदार्थ की दी हुई मात्रा डिवाइड बाई पदार्थ का अणुभार, दी हुई मात्रा कितनी है 72 डिवाइड बाई 18, तो जब इस 18 से 72 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 मोल आ गई। ऐसे ही हम C2H5OH के मोल हमने माना N2 है, तो क्या करेंगे भाई, W2 डिवाइड बाई M2 बराबर, देखो W2 की मात्रा कितनी है 92, ठीक है 92, और हमें M2 कितना आया कैलकुलेट करने के बाद में 46, ठीक है 46 वैल्यू आई है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 46 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा तो आएगा 2 मोल, ठीक है 2 मोल आ गया।
तो अब हमने क्या करना है, जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज देखो हमने माना x1। x1 क्या कहता है, x1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, n1 की वैल्यू तो 4 आई थी 4, n2 की वैल्यू कितनी आई थी 2। तो अगर जल की बात करें, जल का मोल प्रभाज x1 क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, यही दी हुई है ना, n2 की वैल्यू 2 है। तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 3, इतना आ गया x1 की वैल्यू। अगर हमें x2 फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x1 इक्वल टू x2 हमें फाइंड करना है, तो ये वाला इधर माइनस में चला जाएगा। तो x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। और अभी हमने देखा था कि x1 की वैल्यू कितनी आई है, x2 क्या है, x2 है C2H5OH का मोल प्रभाज x2। तो 1 माइनस x1 की वैल्यू आई थी 2/3। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 3, ये इधर मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 2, तो 1/3। और जब इसको सोल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू 1/3 को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x2 इक्वल टू 0.0333, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। तो ये कौन है, ये है C2H5OH इथाइल एल्कोहल का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। और ये किसका मोल फ्रैक्शन है, जल का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, 2019 में आया था और ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक। तो इसका मैं आंसर भी बता देता हूँ। जो विलियन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज है ना, तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज आएगा 0.061, इतना आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार सोल्व करके देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।